मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज सुपर पावर का ताज दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के सर सजेगा। डोनाल्ड ट्रंप आज वाशिंगटन डीसी में 47वें अमरीकी सदर के तौर पे हल्फ उठाएंगे और साबिक सदूर जो बाइडन, बाराक ओबामा और दीगर जो साबिक सदूर इस वक्त हयात है वो उसमें तकरीब में शिरकत करेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा बतौर सदर, अमरीकी सदर हल्फ उठाने से खित्ते में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ मज़ीद न्यूज़ आइटम हम डिस्कस करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर जहांगीर खान साहब, कानूनदान हैं, कर्नल रिटायर असद महमूद साहब तर्जमान है मुस्लिम लीग क्यूम के, डॉक्टर फैसल जमील साहब MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एडवोकेट बिलाल मलिक साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। तो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अपने ओहदे का हल्फ ले रहे हैं। आज का ये 47वें अमरीकी सदर होंगे। इनके हवाले से काफ़ी बहस चल रही थी कि पाकिस्तान में इससे क्या असरात मुरतब होंगे, और आज हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमरीकी सदर बनने से पाकिस्तान और खित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो डॉक्टर फैसल जमील साहब, ये बताएं कि दोबारा डोनाल्ड ट्रंप साहब आज अमरीकी सदर के 47वीं सदर के तौर पे अपना हल्फ उठा रहे हैं, तो इनके हल्फ उठाने से, इनके दोबारा ओहदे पे आने से पाकिस्तान के ऊपर और ख़ास तौर पे इस खित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलवी साहब। जिस तरह आपने पूछा ट्रंप साहब का, तो जो पिछले 1-2 साल से जो ट्रंप साहब की इलेक्शन कैंपेन रही है, जो जिस नारे पे और जिस लोगों से वादे पे उन्होंने अमेरिका में वोट लिए हैं, तो देखना ये होगा कि क्या ट्रंप साहब आके जिन वादों पे, जिन उन्होंने अपने नारों पे पॉलिटिकल उन्होंने स्लोगन यूज़ किए, उसके मुताबिक क्या वो अपना अमल करेंगे। उन्होंने बड़े क्लियरली अपने ये नारों में, अपने पॉलिटिकल कैंपेन में ये चीज़ इस्टेब्लिश की कि जो भी दुनिया का एक ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर हम उसको कहते हैं, उसका जो पावर शिफ्ट है वो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर होगा। क्योंकि इस वक्त दुनिया में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में, आप ये चीज़ देखें कि जितना भी पावर शिफ्ट है वो पब्लिक ओपिनियंस के अगेंस्ट है। जहाँ पे जमहूरियत का मतलब ये है कि जहाँ पे अवाम लोगों को, जिन हुक्मरानों को सिलेक्ट करे, तो वो हुक्मरान अवाम के ऊपर हुक्मरानी का हक़ रखते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ट्रंप साहब ने इलेक्शन लड़ा और वहाँ की आवाम ने उनको इलेक्ट किया। तो अब उनका अगला मिशन जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि द गवर्नेंस ऑफ द कंट्रीज़ विल बी रूल्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक ऑफ दैट कंट्री। तो हमें उम्मीद है कि ट्रंप साहब जब हल्फ लेंगे तो जहाँ जहाँ दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू या मुख्तलिफ डंडे के ज़ोर पर, ख़ुसूसन जिस तरह पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत ज़बरदस्ती बनवाई गई, तो ऐसी नाजायज़ हुकूमतें जो आवाम के वोट से नहीं आई, तो ऐसी हुकूमतों को डरने का वक्त शुरू हुआ जाता है। जी, अच्छा कर्नल असद महमूद साहब, ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो हल्फ उठा रहे हैं, तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के मामलात के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो हल्फ उठाने का मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो तो आप अमेरिका के अंदर देखेंगे, और फिर इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है उसके अंदर आप चले जाएं, फिर साथ ही जो वॉर चल रही है रशिया की और यूक्रेन की, सर्टी वो उसको एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो कोई किसी तरह कंट्रोल करने की, खत्म करने की एक लिहाज से कोशिश करेंगे। जहां तक तो पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में तो कैसे कहूँ कि हम वी आर इन अ बैड स्टेट एज फार एज आवर ओन रीजन इज कंसर्न। तो अमेरिका के लिए तो आप यूं समझ लें कि ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप की आपने बड़े बड़े वो जिसको कहते हैं बयानात की एक लिहाज से बात की है, बट डेफिनेटली उनकी जितनी भी पॉलिटिक्स है वो तो घूम रही है अमेरिका या ओवरऑल एक अपने आप को कहते हैं जी कि दे आर द सोल सुपर पावर, सर्टनली दे आर नॉट, लेकिन वो तो फील करते हैं जी कि नहीं, जो अमेरिका से जुड़े मामलात हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर, उस पर्सपेक्टिव में एक लिहाज से जाके देखेंगे। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन नेचुरली आप हम सबके सामने है, चाहे इकोनॉमी की आप बात करते हैं और फॉर दैट मैटर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी आप सारी चीजों को देखते हैं, तो
और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सच्ची बात है एट द मोमेंट, व्हाई, बिकॉज ही जस्ट गोइंग टू टेक ओवर, और फिर आगे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से मूव करते हैं कि जी पाकिस्तान की जो अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं या इकानमी की बात करते हैं, तो वो इसको कैसे एक लिहाज से इम्पैक्ट करने जा रहे हैं या उसके अंदर कैसे कोई तब्दीली लेकर आने जा रहे हैं। वाई, बिकॉज इस एंगल से तो देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। तो ये भी हमें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा क़यादत जो है पाकिस्तान की, वो इस सिचुएशन में तो नहीं है कि डिक्टेशन एक्सेप्ट करती रहे एक लिहाज से। उन्हें देखना है कि पाकिस्तान की जो मफादात है वो क्या है, पाकिस्तान को क्या चीज सूट करती है, क्या चीज नहीं सूट करती। तो मैं टू बी ऑनेस्ट, ये देखें ना, उनकी अपनी अमेरिका की या अमेरिकन गवर्नमेंट की या उनकी जो डीप स्टेट है, उनकी जो एक लिहाज से पॉलिसीज है, दो डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन टॉकिंग अ लॉट अगेंस्ट उनकी अपनी जो डीप स्टेट भी ये बात करते हैं, बट ओवरऑल आप देखें ना, कितना को फर्क आप देखेंगे कि जी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको आप ले लें, जी और फिर अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्या देखेंगे, या एल्स यू कैन से कि उनके अपने दाखिली भी मैं समझता हूँ कि इतने मसले मसाइल इस वक्त जी बिल्कुल हैं, वो खुद क्या उनके से बड़े मसाइल हैं, आप चल सही रहे हैं, कह रहे हैं टैक्सेशन के बिल्कुल। चल रहे हैं, बाकी सारी चीजें, चाइना। जी हाँ, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि चाहे वो हो या हम पाकिस्तान की बात करते हैं, just wait and see that how the things are going to actually move और उनकी पॉलिसी सामने आती है, बिकॉज वो तो ऐसा लगता है कि वो उनको जो बयान आपने इससे पहले सुने कि जैसे वो तो अपने पास पड़ोस वाले लोगों पे या कनाडा के ऊपर जिस तरह उनके स्टेटमेंट्स आपने सुनी, जैसे उनके ऊपर चढ़ दौड़ने को तैयार है। जी जी, तो नेचुरली वो उनके अपने आप भी काफी जाहिर है उनके एक अपने लिहाज से मामलात, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा सिलसिले हैं। बैरिस्टर जहांगीर खान साहब, ये डोनाल्ड बिल्कुल, ट्रंप के हवाले मिडिल से ईस्ट। यहाँ प्रोग्राम में बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर, अमरीकी सदर बनने के बाद खित्ते में क्या सूरत हाल जो है वो हो सकती है, हमारे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, और फिर पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात रतब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, ट्रंप साहब पहले भी 4 साल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे हैं, अब जी दोबारा वो इलेक्ट होके आएंगे, आज लेंगे। उसमें देखें ना, सबसे पहले अमेरिका देखता है अपनी इंटरेस्ट को, कि उसकी अपनी इंटरेस्ट क्या है, उसकी स्टेट पॉलिसी क्या है, जी उसको किस तरह मेंटेन करना है, और जहां जहां उसकी इंटरेस्ट को कोई वो समझता है कि कोई खतरा पैदा हो सकता है, तो वो अपनी इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए उस खतरे को खत्म करने की कोशिश करता है। जी जी तो मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, बहुत ज़्यादा जो गल्फ स्टेट हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका के अंदर है। तो वो साथ साथ अपनी इकानमी को भी देखता है कि कौन सी स्टेट उसके लिए फेवरेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, किन स्टेट्स को वो अपना वेपन्स या असला जो है वो फरोख्त कर सकता है। तो बेसिकली ट्रंप भी जो है उसकी मेन प्रायोरिटी जो है वो अमेरिका की जो है वो इंटरेस्ट है। तो जी उसमें उसमें सबसे पहले फोकस कर रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जी उनको किसी न किसी तरीके से आते ही उस पर सबसे पहला अटैक जो है वो ट्रंप साहब का वो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उन पे है। जी वो बिल्कुल। कहते हैं कि अमेरिका को इलीगल इमिग्रेंट्स से साफ करें, और लोगों को बाहर, कहते हैं तारीख की सबसे बड़ी जो है ना डिपोर्टेशन जो आफ्टर इलीगल इमिग्रेंट्स है वो होने जा रही है। जो ही वो हलफ लेंगे तो सबसे पहला जो है वो करेंगे। तो अमेरिका की अब देखें, अगर वो समझता है कि उसकी कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जो जोग्राफियल पोजीशन है पाकिस्तान की, वो तो ऑलवेज मैटर करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जी उसमें वो देखेगा कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट वो किस तरह से अपने साथ मिला के उसको बेहतर कर सकता है। जी तो जी अब एक बंदे के लिए या दो शख्स के लिए मेरे ख्याल में उसकी कोई पॉलिसी नहीं होती। जी जी अमेरिका की पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन इसका एक है कि ट्रंप साहब का जो है ये अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, कोई भी किसी वक्त कुछ कह सकता है। तो सही। उसमें आप कोई प्रोटेक्शन करनी मुश्किल है कि क्या किसी वक्त कुछ पाकिस्तान के जो अमूमी पॉलिटिकल या लीगल मैटर है उस पर वो कोई बात और करेगा नहीं वैसे ही करेगा, या पाकिस्तान फ्यूचर के में पता हवाले चलेगा। से इनकी पॉलिसी बदलती रहती है अमरीकियों की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा बिलाल मलिक साहब, ये आप जो सूरत हाल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा अमरीकी सदर के तौर पे आज हल्फ उठा रहे हैं, तो हमने तो अपने तौर पे देखना है कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के जो हमारे अमरीकी पाकिस्तान ताल्लुकात है, इस हवाले से कोई क्या बड़ी कोई तब्दीली मुतवक्को है या ऐसे ही चलता रहेगा। बिलाल मलिक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी ठीक हो गया।
अच्छा डॉक्टर फैसल जमील साहब, ये पीटीआई की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपना ओहदा संभाल लेंगे तो फिर पीटीआई के लिए जो कुछ मुश्किलात हैं वो आसानियों में बदल जाएंगी और ख़ास तौर पर बानी चेयरमैन की जो रिहाई है इसकी तरफ कोई कदम आगे बढ़ सकता है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या वक्त तो आ गया है कि जिसका सबको इंतज़ार था, तो कोई ऐसी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? देखिए जी, हम लोग हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नारा भी रहा है, जो हम लोग स्ट्रगल भी करते रहे हैं, जी जी हमने कभी ये नहीं डिपेंड किया कि हमें कोई बाहर से अगर रेस्क्यू करेगा। जी हमने हमेशा अपने वोटर्स के ऊपर ट्रस्ट किया है, जिन्होंने हमें 8 फरवरी को एक 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी में जी वोट दे के पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनाया। जी दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो नज़रिया है वो हमेशा है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो और जो भी मामलात है वो कानून के मुताबिक हों। तो जो एक अनड्यू सपोर्ट हमें एक्सपेक्ट है, जो अनड्यू सपोर्ट एक हमारी जो इस टाइम जो एक फॉर्म 47 की नाजायज़ इलीगल गवर्नमेंट है, जो ये एक सपोर्ट विड्रॉ कर रहे थे अमेरिका से, जो मुख्तलिफ गलत बयानों की वजह से या मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, जी तो हमें उम्मीद है कि उनको जो ये अनड्यू सपोर्ट है उसमें कमी आएगी। और हम कभी किसी मुल्क की तरफ नहीं देखते, हम हमेशा अपनी आवाम की तरफ देखते हैं और अपनी अदालतों की तरफ देखते हैं। और हम आज भी अगर इमरान खान साहब हमारे पार्टी के चेयरमैन अदालतों का डट के मुकाबला कर रहे हैं, हर केस को दिलेरी से फेस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो चंद केसेस रह गए हैं ये भी हम अपनी इन्हीं अदालतों से अपने एविडेंस की बेस पे, एक इंसाफ की बेस पे हम इंशाल्लाह उससे निकलेंगे, ना कि हम किसी फ़ौरन इमदाद की या फ़ौरन पॉलिसी के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक पिछली अमेरिकन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को रिजीम चेंज करने में हेल्प आउट किया, तो हमें उम्मीद है कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट न्यूट्रल रहेगी और पाकिस्तान जो भी अपने आइन और अपने कानून के मुताबिक चलेगा उसको सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल। अच्छा एडवोकेट बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा एडवोकेट साहब, जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम में जिक्र हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47वीं अमरीकी सदर के तौर पे आज हलफ उठा रहे हैं, तो हमने तो अपने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के रेफरेंस से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान की सियासत आपको पता है कि ये लम्हा बलम्हा अमेरिका की भी पाकिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है वो लम्हा बलम्हा बदलती रहती है। तो आप ये क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर के तौर पर हलफ उठाने के बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मरतब लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक पीएमएलएन एन से है और मैं वाइस प्रेसिडेंट पीएमएलएन लॉयर्स फोरम पाकिस्तान हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन में शायद कंप्लीट इंट्रोडक्शन ही हो सका था। जी ठीक है। और जी मैं इसके अंदर ये आपको कहना चाहूंगा, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जी और देखें ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। हर साल 4 साल बाद अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं। इस बार ट्रंप साहब की हुकूमत आई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई डिफरेंस आएगा। पाकिस्तान की एक अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी है और पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान एक एटॉमिक नेशन है, और इंशाल्लाह अमेरिका की इस तब्दीली से कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ना चेंज आएगा। जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। और पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी नेशनल क्राइसिस थे इस इलेक्शन से पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काबू पाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिन ब दिन मज़ीद बेहतर होती जा रही है। जी तो पाकिस्तान के अंदर मैं कोई इस तरह का कोई अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से जो एक पीटीआई कैंपेन कर रही है कि जैसे ट्रंप आएगा और सारा कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान वैसे ही तरक्की करेगा, पाकिस्तान वैसे ही नॉर्मल जैसे चल रहा है इंशाल्लाह वैसे ही चलता रहेगा, और पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के अंदर जो तब्दीली है उससे कोई चेंज नहीं आएगा। जी जी। अच्छा बैरिस्टर जहांगीर खान साहब, आज ग्वादर एयरपोर्ट का जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है और पहली जो परवाज है वो लैंड कर गई है, तो आप ये क्या समझते हैं कि ग्वादर जो है पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है, और सी पैक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने सी पैक को प्रायोरिटी पे इम्प्लीमेंट भी किया है और कंप्लीट करने की कोशिश की है।
तो अब ये दोबारा अब इनकी गवर्नमेंट का फोकस है कि सी पैक को डेवलप करें। जी अगर ग्वादर देखें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो उसकी आपकी एसेस जो है फिर गल्फ स्टेट के बहुत करीब है, जी बिल्कुल। और आप चाइना और दूसरा, तो ये बड़ा गेम चेंजर इसमें जो है ना साबित होगा। क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम जितने भी इंटरनेशनली लोग आते हैं चाइना से या इधर उधर से, तो ग्वादर हब बन जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी की। जी बिल्कुल। कराची की तरह ग्वादर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेगा, और ये पाकिस्तान की इकानमी में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। तो हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सी पैक ML1 पे भी प्रोसेस कंप्लीट हो और उसको इनिशिएट किया जाए। वो अभी कह रहे हैं कि फेस वाइज होगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये अब जो सी पैक है हमारा मेन फोकस ही जो है, या मेन जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो चाइना से मिलकर ही आ सकती है। जी तो बिल्कुल। इसमें मतलब है अच्छी बात है अगर सी पैक जो है वो दोबारा स्टार्ट होता है और जल्दी कंप्लीट होता है। जी बिल्कुल। अच्छा कर्नल असद महमूद साहब, ग्वादर एयरपोर्ट की यहाँ पे बात चल रही है और ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो फ़ाल हो गया है। इसी तरह पे सी पैक के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये भी दोबारा रिवाइव हो रहा है, और ये सी पैक जो है वो पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए किस तरह मुआवन साबित हो सकता है? कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कर्नल साहब से हाँ राब्ता। देखें, आपको जी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरा सवाल सुनाइए? कैन यू हियर मी? जी 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 यस जी यस, बिल्कुल। आप बोलिए हाँ, प्लीज। आपने सी पैक के बारे में जी मेरा सी ख्याल है पैक और पूछा है। ग्वादर एयरपोर्ट के हवाले से, ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो फाल हो गया है, इस हवाले से। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि आप सी पैक के अंदर गए हैं, और सी पैक के अंदर वो कनेक्टिविटी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ एक रियासत जी एयरपोर्ट से मिल रही है। इस पे तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई आप वो नहीं कर सकते, इसकी अहमियत से इनकार। बट इफ यू रिमेम्बर, जब ये याद होगा आपको, जब सी पैक शुरू हुआ था तो ऐसा लगता था कि पता नहीं सी पैक जो, अगर याद हो मुझे अच्छी तरह, टीवी पे भी बात होती थी कि ये जो है ना, ये तो गेम चेंजर है, ये फेट चेंजर है पाकिस्तानियों के जी लिए। बिल्कुल एंड ऐसे ही था। अल्टीमेटली हमें पता ये ठीक है ना, अल्टीमेटली हमें पता ये चला कि नहीं, अपना ये गेम चेंजर है, नहीं फेट चेंजर है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए मेरा ख्याल है फेट चेंजर तो जरूर साबित हुआ जो कि हुकूमतों के अंदर मौजूद थे। बिकॉज जब भी कोई इस तरह की कोई बात होती है, क्योंकि आपने को 2000 मील का अपना एरिया दिया था कि जिसके अंदर उन्होंने अपना वो रास्ता बनाना था, रोड बनाना था, और चाइना को पाकिस्तान के साथ लिंक करना था, और नेचुरली वो लिंक करा ग्वादर बंदरगाह तक आना था एक लिहाज जी से। बिल्कुल। उसको जिस तरीके से फिर ताज़ा बनाने की कोशिश की, कभी सेंट्रल रूट है, कभी वेस्टर्न रूट है, कभी ईस्टर्न रूट है, वो उसको एक लिहाज से हमने कर दिया। शुरू से इसको हमने एक लिहाज से डिस्टर्ब रखा। फिर मैं ये कहूंगा, टू टॉक ऑफ एक आम आदमी की बात करते हैं, हुकूमती सतह के लोगों को क्लियर नहीं था, चाहे वो नून की गवर्नमेंट या इसके बाद ये मैं कहूंगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी। ये जिस तरह की मैं समझता हूँ कि हम इसी पैक के अंदर मुआहदों के अंदर गए, यानी आप ये देखें 100 रुपए कमाते हैं, 91% इज गोइंग टू चाइना, 9% कमिंग टू पाकिस्तान। तो आप किस लिए रह गए कि नहीं, टोल टैक्स जो होगा वो उसको इकट्ठा करने के लिए रह गए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रह गए। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि चाहे उस वक्त की हुकूमतें थी या इवन अब की हुकूमत है, मेरा ख्याल है उनको एक सीरियसली सोचने की जरूरत है कि सी पैक के जो फवायद हैं, समरात हैं, उनको कहाँ तक लेके जाना चाहिए। फिर आप देखें ना, सी पैक की मद के अंदर आपने क्या शामिल कर लिया, आपने शामिल कर लिए सुई गैस के से बिजली बनाने वाले मंसूबे बना लिए आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो LNG के ऊपर जो है वो आपने इस तरह के प्रोजेक्ट बना लिए। यानी हाल ये है कि हमें बिजली की जरूरत नहीं थी, हमें तो अच्छे ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत थी। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि पूरी हो रही थी, ठीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि हमने वो कर्जा सर पे रहा लिया, और वो बिजली जो है वैसे आपके पास सरप्लस पड़ी है, ट्रांसमिशन सिस्टम इस तरह का है नहीं कोई सारा कर सके ना, आपकी जरूरत है। तो ये पूरे सी पैक को मैं कहूंगा कि इन पिछली हुकूमतों ने, इवन मैं कहूंगा आई डोंट नो कि इस मौजूदा हुकूमत किस तरीके से इसको लेके चलेगी, कि हर चीज को हौच पौच एक लिहाज से हमने कर लिया। मतलब वो लाहौर के अंदर अगर हम कोई सिस्टम चलाते हैं विद इन दी सिटी, वो हमने उसको सी पैक के मंसूबे में दिखा दिया। हाँ जी बिल्कुल होती है ना कि हुकूमती सतह के ऊपर पैक के अराउंड कुछ इंडस्ट्रियल जोन भी बनने थे, तो उस हवाले से क्या खबर है कि वो इंडस्ट्रियल जोन तो बने नहीं जो असल में पाकिस्तान की जरूरत थी। आई विश मैं तो विश इसलिए कह रहा हूँ कि नेचुरली एक आम आदमी इन सारी चीजों से आगाह नहीं है कि भाई अगर कोई इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं, किस तरह के बनने हैं, उनके लोकेशन क्या है, उनका क्या सिलसिला है, उसमें किसको एक्सेस है, क्लियर जी।
लिहाज से दे रहे हैं। मैं चलो जी मैं तुझे एक साइड कर रहे हैं तो जी कैन यू टेल मी कि ये जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं उनकी हैयत क्या है, उनके खासियत क्या है, वो किस तरीके से बन, क्या उनका टाइम फ्रेम है, किस किस चीज को लेकर आएंगे, कौन कौन लोग इसके अंदर जा सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज टोटली वेग इन अ वे, मैं तो किस तरीके से कहूंगा जी हुकूमत पाकिस्तान को मैं समझता हूँ इट्स नॉट चाइना व्हिच हैज टू डू समथिंग, इट इज बेसिकली वी पीपल हियर इन पाकिस्तान। हमारी गवर्नमेंट की काम आता है कि अगर वो सारी चीजों को लेके चलना चाहते हैं तो वो कैसे लेके चलना चाहते हैं, सही। वो किस तरीके से लेके चलना चाहते जी हैं जी और वो किस तरह होगा, उससे किस किस तरह के काम करेंगे, कैसे एक लिहाज से लेके चलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट एक आम पाकिस्तानी जो है इज एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं ब्लैंक है सी पैक के ऊपर के क्या चलना है, किस तरीके से सही। चलना है। टिल सच टाइम दे आर नॉट टोल्ड कि जी हाँ सी पैक ने तो ये करना है, जी। ये इस तरीके से एक लिहाज से काम चलेगा। टू जी बी वेरी जी ऑनेस्ट जी मैं जी कनर हकीकत साहब, आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज आपका सो फार पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा डॉक्टर फैसल जमील साहब, ये जो सी पैक के हवाले से बात हो रही है तो कनर साहब का कहना है कि एक तो ये क्लियर नहीं है कि सी पैक के हवाले से जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर, दूसरा ये कह रहे हैं कि इससे कर्जों का बोझ है, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, जितने IPPs लगा दिए गए इतनी ट्रांसमिशन लाइनें नहीं है। तो ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है डॉक्टर साहब की कोई प्लानिंग नहीं है, बगैर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने बड़े आपने मुआहदे कर लिए, फिर ये क्या मामला चल रहे हैं? जी अलवी साहब एग्जैक्टली कर्नल साहब की बात बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा। देखिए जब 2015 में 14 में ये इनिशिएटिव हुए प्रोजेक्ट्स जी और उसके बाद 18 तक ये प्रोजेक्ट्स चलते रहे, जी जी जो ही पाकिस्तान साहब ने अपनी गवर्नमेंट टेक ओवर किया वफाक में और बाकी सूबों में, तो आपको याद होगा कि उस टाइम PMLN की तरफ से एक बड़ा शोर शराबा किया गया कि जी चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब करने लगे हैं। एक्चुअल थीम और खान साहब की सोच उसके पीछे यही थी कि ये जो पिछले 3 साल में जो इन्होंने एक मुआहदे किए हैं मुख्तलिफ वहाँ की चाइना की प्राइवेट कंपनी से या प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज जो भी थी, जी जिसके तहत इन्होंने जनाब लाहौर के अंदर एक हमें ऑप्टिक्स के लिए एक इतना बड़ा कर्जा लेके मेट्रो ट्रेन चला दी। उसके अलावा इन्होंने जनाब IPP जो साहिवाल में लगाया गया, उसके बल्कि कोल पावर प्लांट साहिवाल में लगाया गया, इसी तरह एक चोलिस्तान के रहीमर खान के एरिया में लगाने का प्लान था। तो मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए, तो उसकी जब तहकीकात शुरू की कि जी एक प्रोजेक्ट में जो लगना चाहिए 100 रुपये का, तो उस प्रोजेक्ट को इसकी कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इनके जो नुमाइंदे थे फ्रंट के, जो इनके फ्रंट मैन थे, जो पैसा यहाँ से किकबैक्स लेके जो बाहर अपने महलों में और अपने फ्लैट्स में लगा रहे थे, तो वो जब चीज़ें सामने आई तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी ये चाइना के साथ। हालांकि आप ये देखें और ऑन द रिकॉर्ड है, ये मौजूद है डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री में और फेडरल आप उसको चेक करवाएं कि जो सड़क का मंसूबा इन्होंने 3-4 साल पहले बनाया था, वही जब दोबारा हमने रिविज़िट करवाए चाइना के साथ निगोशिएट करके, तो वो 30 to 40% लो कॉस्ट पे अब NHA के देख लें, अब मुख्तलिफ देख लें। तो ये PMLN गवर्नमेंट का हमेशा एक वतीरा रहा है कि जब भी ये कोई प्रोजेक्ट लाते हैं ना, सबसे पहले उसमें देखते हैं कि जी हमारी जेब में क्या आएगा, हम इसमें से क्या, आप उसमें चाहे सी पैक के मंसूबे हों, चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हों, चाहे आपके सोलर प्लांट्स के, ये यहाँ तो आप देखें कि जब भी फॉरेन डेलीगेट जाता है PMLN गवर्नमेंट की जो भी होती है, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, तो उसमें आपके ऑफिसरान से ज़्यादा इनके बच्चे ज़्यादा जाते हैं, सलमान शहबाज ज़्यादा जाता है, हसन नवाज ज़्यादा जाता है, जिनकी कोई सरकारी कैपेसिटी नहीं है। तो ये किस कैपेसिटी में जाते हैं? सिर्फ इस कैपेसिटी में जाते हैं कि वहाँ जाके अपने किक पैक्स तय करें और पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान पहुँचाए। ये IPPs की कीमत आज कौन पे कर रहा है? जो बिजली बना ही नहीं रहा है, पाकिस्तानी अवाम पैदा कर रही है। और ये आज हमें कहते हैं मनसूबे। अगर आज आप IPPs के ऑनरशिप निकाल लें, बाज़ाहिर तो इन्होंने कंपनियां बनाई हैं जी, कोई कंपनी जनाब यूरोप की है, कोई टर्की की है, कोई चाइना की है। जब इसके रूट कॉज पे जाएंगे अल्टीमेटली वो कंपनियां निकल आती हैं PMLN के पीपल्स पार्टी के लोगों की। तो अल्टीमेटली पैसा इन्हीं की जेब में जा रहा है और ऊपर से ये अवाम को आके सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि जी बिजली हमने बना ली, चीज़ें कर ली। अब पिछले 2 साल में देख लें, अवाम को सोलर पॉलिसी की तरफ लेकर आए और अब जब अवाम ने एक इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, अपने घरों में सोलर लगा लिए, तो अब ये कह रहे हैं कि जी सोलर की बिजली हम परचेज नहीं करेंगे, अवाम को हम टैरिफ तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई भी पॉलिसी का तसलसल नहीं है। एडवोकेट बिलाल मलिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैं अच्छा देखिए, ये डॉक्टर फैसल जमाल साहब ने जी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। देखें, एक तो आपको पता है सईद साहब PTA का एक वतीरा बन चुका है। इन्होंने ना पाकिस्तान में कोई तामीराती काम किया,
सिर्फ इनका एक काम है झूठ झूठ झूठ। जैसे इनका लीडर कंटेनर पे सुबह से शाम खड़े होके झूठ बोलता था, वैसे अभी इन्होंने झूठ बोला। आईपीपीस के सबसे महंगे जो मुआहदे हुए थे वो पीटीआई गवर्नमेंट में हुए थे। इन्होंने इस बात को एक सिरे से हटा के सारा नून लीग पे डाल दिया। और कितनी गलत बात की कि जी इनके दौर में कमीशन जाते हैं। कमीशन जिस सर्टिफाइड चोर के जेब में जाता था वो अल्लाह ताला ने कल सुरखरू किया और पूरी दुनिया ने देखा कि एक सर्टिफाइड चोर को और उसकी अहलिया को 14 साल और 7 साल कैद बामशक्कत हुई, क्योंकि वो कमीशन खाते थे, किकबैक्स खाते थे और मलिक रियाज से ट्रस्ट के नाम पे पैसे लेते थे। और वो आप सबने देखा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी जो पहली बार वो खातून वजीर आला पंजाब बनी है, उनके आप सिर्फ ये 7-8 महीने का टेन्योर देख लें और इनकी पूरी 3.5 साल की गवर्नमेंट को देख लें, ना ये पूरे मुल्क में एक ईंट लगा सके। और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आते ही 32 इंडस्ट्री उन विलेजेस में दिए, उन देहात में दिए जहां पे फौरी तौर पे जरूरत थी। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा फंड दिए गए, जदीद ऑपरेशन थिएटर्स लगाए गए जिनकी लाइट्स के अंदर कैमरास लगाए गए हैं ताकि ये टेक्नोलॉजी आप दूसरे ममालिक के साथ ऑपरेशन और सर्जरी करते हुए शेयर कर सके। इसके अलावा मैं अगर आपको उनके काम गिनवाऊं तो पूरा प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। काम गिनवाना बाकी रह जाएगा। वो तो एडवोकेट बिलाल मलिक साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस रफ्तार से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो इफ्तिताह कर रही है मंसूबों के, वो इसके जो असरात है, इसके जो नीचे खिदमात है, वो नीचे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं बस इफ्तिताह तक ही है, आगे इसके सम्राट अवाम तक नहीं पहुंच रहे। तो आपके अपने इलाके में क्या सूरत हाल है? मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। वो सिर्फ इफ्तिताह नहीं करती और उनके इफ्तिताह होते ही तमाम चीजें ऑपरेशनल होती है। आप आए, मैं आपको विजिट कराता हूँ। इसी तरह पंजाब में उन्होंने धी रानी प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके अंदर अभी आपने पिछले हफ्ते देखा कि मुश्तरका शादियां कराई गई, जहेज दिए गए और गवर्नमेंट की तरफ से सलामियां भी दी गई। इसके साथ साथ अब एक नया बेहतरीन प्रोग्राम ला रही हैं जो यूथ बिजनेस फंड दिया जाएगा हमारी यूथ को, जिसको पिछले दौर में इमरान खान ने अदारों पे अटैक करने के लिए और अपने ही मुल्क की आर्मी के खिलाफ जिस नौजवान यूथ को खड़ा कर दिया था कि आपने अपने अदारों पे अटैक करना है, उस यूथ को एजुकेट करके मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक ट्रैक पे ला रही हैं। जैसे उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए। सिर्फ बहावलपुर में मैं आपको बता रहा हूँ 2400 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप दिए। मैं और भी मुझे जरा बात करने दे। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में इवन हमारे ऊपर अभी IMF की तरफ से काफी कदन लगी हुई है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में भी खास तौर पे बिजली के ऊपर एक मेजर रिलीफ दिया और इसी तरह वफाक के अंदर शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी मैं 1 मिनट में जवाब दे दूं सर इनका। ये 7 महीने की कारकर्दगी, सर पहले महीने की कारकर्दगी पे आ जाए, आते ही मरियम नवाज साहिबा हमारी टिकटॉकर वज़ीर आला ने किसानों को आते ही डंडा दिखाया कि जी मैं तुम्हारी गंदम नहीं खरीद रही, अपनी गंदम चाहे जहाँ बेचो। हमने बाहर से गंदम मंगा लिया और उसमें हमने किकबैक्स बना लिए। दूसरा इन्होंने आ गया कि जी इन्होंने अस्पतालों की बात की, व्हील्स और क्लिनिक। मेरे मोहतरम भाई हैं, सिर्फ ये बता दें कि कोई भी जब आप क्लिनिक बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि आपने अमला हायर करना होता है, डॉक्टर्स हायर करने होते हैं। जो इन्होंने 30 क्लिनिक बनाए, तो मुझे ये बताएं कि कोई एक डॉक्टर, कोई एक पैरामेडिक्स हायर किया, वो करते क्या हैं, जो इलाके का बेसिक हेल्थ यूनिट होता है उसका डॉक्टर उठा के उस क्लिनिक में बिठा देते हैं। होता ये है कि पीछे से वो बेसिक हेल्थ यूनिट बिल्कुल बंद और वहाँ काम नहीं होता। जी बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। जी बिलाल मलिक साहब, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, फिर आप अपनी बारी पे बोलिएगा। इन्होंने आपकी बात सुनी है। जी काम कर रहे हैं। इसके अंदर ये अपनी सियासत को सर एक एम्प्लॉयमेंट दिखा देना उनके लिए कर रहे हैं और मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक बिलाल मलिक साहब, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते एक छोटे से वक्फे के बाद।